दोस्तों बीपीएससी कैलेंडर के अनुसार डबल एओ का एग्ज़ाम अगस्त में ही है, तो तैयारी तो हम लोगों को करनी ही पड़ेगी। और कोई डबल एओ का प्रैक्टिस सेट नहीं डाल रहा है, हमने बूस्टर सीरीज भी डाला है और हम आज से लेकर आए हैं डबल एओ के लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना। जिनको भी जुड़ना है और जिनको कट ऑफ पार करना है, डबल एओ का तैयारी करना है जिनका वो लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ें हमारे चैनलों से। ठीक है। तो आज से प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं। आज से प्राचीन भारत से ही हम लोग शुरू करेंगे और अच्छे सवाल हैं सारे, ज़रूर से ज़रूर देखिए अगर आपको कट ऑफ पार करना है तो। ठीक है ना। सारे प्राचीन भारत के इतिहास के सदाबहार प्रश्नोत्तर हैं, तो बहुत अच्छी तरह समझाया भी जाएगा। आप ज़रूर से ज़रूर अपना नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि प्रश्न अगर इधर से पूछ दे तो आप गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना। आइए देखें, अच्छा लगे, समझ आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करते हुए चलिएगा। और अभी भी नए हैं, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बहुत दिनों से देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। अगर तैयारी करनी है आपको बीपीएससी का, और बीपीएससी में खासकर डबल एओ, अभी 67 का भी एग्ज़ाम बाकी है। ठीक है ना। तो जो लोग भी देखें सब्सक्राइब करते हुए चलें हो सके तो। ठीक है ना। आइए देखें पहला सवाल, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी थी। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बार ये एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। महाजनपद मगध, बिहार में 3 महाजनपद में थे। 16 महाजनपदों में 3 जो है बिहार में थे। ठीक है, उसमें मगध भी था सबसे प्रसिद्ध। ठीक है, तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी, इसमें से कौन सी थी, इसमें से दी हुई नहीं है, क्योंकि प्रथम राजधानी राजगिरी गिरिव्रज था, और पाटलिपुत्रा भी राजधानी था, वैशाली भी राजधानी था। ठीक है, और अंग की राजधानी चंपा थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आइए पूरा डिटेल में समझते हुए चलेंगे। इसका आंसर ई होगा, बीपीएससी का खास आंसर। बीपीएससी का ई ऑप्शन जो है बहुत बच्चे उलझ कर रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको उलझना नहीं है दोस्तों, आपको समझते हुए चलना है। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगिरी थी, प्रथम राजधानी। ठीक है, प्राचीन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में हैं। ज़रूर से ज़रूर इनको नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता ही है। ठीक है, समझिएगा, तभी आप जो है अच्छा कर पाइएगा दोस्तों। मगध का उदय जो है हर्यक वंश के शासक के साथ माना जाता है। कौन, किन्होंने किया था? उदयन ने। ठीक है, उदयन के समय पाटलिपुत्र की स्थापना हुई तथा इसे मगध की राजधानी बनाया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और ज़रूर से ज़रूर इसको नोट्स बनाइएगा अगर आप खासकर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, शिशुनाग वंश के समय वैशाली मगध की राजधानी थी और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र भी राजधानी थी मगध की, वैशाली भी राजधानी थी, लेकिन प्रथम पूछ रहा है यहाँ पे, तो प्रथम तो थी गिरिव्रज राजगिरी थी। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है लाइक दबाते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जूता हुआ खेत कहाँ मिला है निशान? हड़प्पन नगर में। बहुत ही इजी और अच्छा सवाल है। इसका जवाब भी है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा से जूते हुए खेत के निशान के साथ साथ बेलनाकार मोहरें, हवन कुंड या अग्निकुंड, ईंटों से बने चबूतरे आदि मिले हैं। बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, ताकि आप लोगों को इसमें से कोई भी पूछ दे, अगर पूछ दे ईंटों से बने हुए चबूतरे कहाँ मिले हैं, तो भी आपका आंसर कालीबंगा होगा। ठीक है, और धौलावीरा से क्या मिला है? सुंदर जल निकास प्रणाली। और मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार एवं अन्नागार। इस पर भी सवाल बहुत बार बना है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाइएगा। ठीक है ना। सारी बातों को अच्छी तरह लिखा गया है, ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं हो और आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए दोस्तों। और लोथल से क्या मिला है? चावल तथा बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। वहीं लोथल जो है प्रमुख बंदरगाह के रूप में भी प्रसिद्ध है, तो इस पर भी सवाल बनता है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। आइए देखें अगला सवाल, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? बौद्ध संगीति अभी
कहीं कहीं संगति भी दिया रहता है, कहीं कहीं संगीति, ठीक है, यानी कि बौद्ध सभा भी कह सकते हैं उसको। कश्मीर में आयोजित हुआ था किस शासक के समय में? कनिष्क के समय में, ठीक है। उम्मीद है ये भी आंसर समझ में आ गया होगा। और उसके बारे में, चारों के बारे में मैंने विस्तृत लिखा है, क्योंकि सवाल जो है बनता रहता है, तो ज़रूर से ज़रूर उम्मीद है आप नोट्स बनाइएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में कुशाल वंश के शासक कनिष्क के समय में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इस पर भी सवाल रहता है, तो ज़रूर से ज़रूर चारों का अध्यक्ष और किनके शासन में हुआ था, ज़रूर नोट्स बना लें। इसके अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किसके समय में? अजातशत्रु के समय में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के समय में हुआ था तथा तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, ठीक है। मैंने राजा का नाम लिखा है, आप अध्यक्ष का नाम भी ज़रूर से ज़रूर नोट्स में कीजिएगा, और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो में खोजिएगा तो मिल ही जाएगा। बौद्ध संगीति पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो आप ज़रूर से ज़रूर पूरा नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आपकी तैयारी ज़रूर होगी दोस्तों, और यहाँ से सवाल बार बार आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही, ठीक है। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? इसमें से न योग थे, न न्याय, न सांख्य, वैशेषिक थे, ठीक है। तो उम्मीद है आप इन्हें भी ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। वैशेषिक भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके प्रवर्तक कणाद तथा उल्लुक थे। और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। आज योग दिवस भी है, ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस। जिन्होंने योग सूत्र की रचना की। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे, जिन्होंने न्याय सूत्र दिया। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे, ठीक है। इन सारी बातों को आप ज़रूर से ज़रूर नोट्स कीजिएगा। सवाल कहाँ से पूछ दे कोई नहीं जानता, आपको बताया जाता है, लेकिन आप सोचिएगा कि कोई नहीं, किसी ने नहीं बताया। यहाँ पे आप नोट्स बनाइएगा तो ज़रूर से ज़रूर आपको लगेगा कि हाँ बताया गया है, ठीक है ना। इसलिए ये बताया जाता है, पूरी बातों को आप ज़रूर से ज़रूर समझिए। आइए देखें अगला सवाल। अपने शिलालेखों में अशोक समांतक किस नाम से जाने जाते हैं? ये भी सवाल अच्छा है। शिलालेखों में अशोक समांतक किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी, ठीक है। उम्मीद है आप इनको भी समझिएगा। अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि देव नाम प्रियदर्शी राजा की थी, ठीक है। उसके नामों का उल्लेख 4 लघु शिलालेखों में है। कौन कौन से में हैं? मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उद्गोलन में। इन शिलालेखों में उनका प्रचलित नाम प्रियदर्शी है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसको भी समझ गए होंगे, और लाइक अभी भी नहीं किए हैं तो दबा दीजिए और आगे के प्रश्न को देखने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? बहुत अच्छा सवाल है। कौन सा बंदरगाह जो है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए? ताम्रलिप्ति, ठीक है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है प्रयोग किया जाता था, तो ज़रूर समझिएगा इसको। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, पूरी बातें यहाँ से आराम से लिखी गई है। ताम्रलिप्ति कहाँ है? अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। और बाकी सब बंदरगाह भी इसके साथ में थे। कौन कौन से थे इनको भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको कट ऑफ पार करना है तो। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारतें, ठीक है। इसमें से ए ऑप्शन जो है, ठीक है। उम्मीद है आप इसको भी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। समझिएगा और नोट्स बनाइएगा तो अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। पूरी बातें अच्छी तरह से समझाई गई है, ठीक है ना। आइए देखें अगला सवाल। मेगास्थनीज दूत था, ये भी सवाल देखे होंगे आप। किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर कौन था? राजदूत था। किसका? सिकंदर का, ठीक है। तो इस सारी बातों को समझिएगा तो आपका आंसर जो है गलत नहीं होगा। तो ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है ना, जिसकी लड़की से शादी भी किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये सारी कहानी आपको पहले के वीडियो में मिल जाएगी।
यहाँ आपको देखना है, मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, जिस पे सवाल बार बार बनता है, तो उसका भी नाम जरूर ध्यान रखिए, इंडिका, जिसके बारे में पाटलिपुत्र का जिक्र है, ठीक है ना। और पूरी बातों के लिए आप यहाँ से ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, आप ही के लिए कह रहा हूँ दोस्तों। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। त्रिपिटक यानी कि तीन पिटक होते हैं बौद्ध धर्म में। कौन कौन से होते हैं? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो ये त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर से ज़रूर इनको भी नोट्स बनाइएगा, बहुत इजी और अच्छा सवाल है। अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य क्या है? ये भी यहाँ गलत लिखा गया है। अशोक के धम्म का मूल संदेश है, इसमें से राजा के प्रति वफादारी ये भी है, शांति एवं अहिंसा ये भी होना चाहिए, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता ये भी होना चाहिए। यानी कि इसके अनुसार आंसर जो है बीपीएससी का खास आंसर ई जाएगा, ठीक है ना। और बाकी बातें समझ लीजिए, धम्म का मतलब क्या होता है, पूरी बातें ऊपर समझा दी गई। माता पिता एवं गुरुजनों के प्रति आदर, ब्राह्मणों के प्रति दानशीलता व उचित व्यवहार सब शामिल होता है धम्म के। अशोक ने धम्म की यही परिभाषा दी थी, ठीक है। चीनी यात्री सुन युंग ने भारत यात्रा की थी। कब यात्रा की थी चीनी यात्री सुन युंग? ये यात्रा किए थे 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक के बीच में, ठीक है। चीनी यात्री सुन युंग ने भारत की यात्रा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक की थी। इसने अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियां एकत्रित की थी। सुन युंग ने गुप्त शासन के दौरान भारत की यात्रा की थी। इसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछ देगा कि किसके शासन में यात्रा किए थे, तो गुप्त वंश के शासन में। निम्न में से किस हड़प्पन कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, जूते हुए खोद तो देख लिए कालीबंगा से, लेकिन हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है बनावली से, ठीक है। उम्मीद है इसे भी समझ लेंगे, बनावली से प्राप्त हुआ है। आइए दिखाएं, पूरी बातों को समझाएं। बनावली कहाँ है? फतेहाबाद जिला, हरियाणा में। सिंधु सभ्यता के काल से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है और इसी स्थान पर टेराकोटा प्राप्त हुआ था, ठीक है। बिहार के गया जिले के अपसड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? बिहार के गया जिले से के अपसड़ से प्राप्त अभिलेख में प्रवर्ती गुप्त वंश के शासक के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा। और आइए डिटेल में आपको दिखा दें। बिहार के गया और भोजपुर जिलों के क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों द्वारा 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिहार के कुछ भागों में प्रवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इस वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त, ठीक है, जिसकी पुष्टि अपसड़ अभिलेख से होती है। तो इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा, कहाँ से प्राप्त होती है? गया और भोजपुर जिलों से। निम्नलिखित में से किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनवाई थी? ऊपर ही हमने बताया, पाटलिपुत्र को स्थापना किसने किया था? उदयन ने, ठीक है। तो पहले राजगिरी थी राजधानी, लेकिन पाटलिपुत्र ले जाने वाले कौन थे? इसमें से उदयन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, उदयन हर्यक वंश के थे। तो इन्होंने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और बहुत बार सवाल बनाई है, ठीक है। और मगध राज की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज राजगिरी थी। तो ये तो आप भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। आइए देखें अगला सवाल। अनागार निम्नलिखित में से कहाँ मिले हैं? ये भी ऊपर देखे होंगे ध्यान से, अगर सवाल तो ये भी सवाल था, ठीक है। अनागार कहाँ से मिलते हैं? स्नानागार और अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बार हमने बताया है, ये चोल शासक जो थे स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये भी बहुत इजी और अच्छा सवाल है, अशोक ने करवाया था, ठीक है ना। तो इसको तो आप भूलिएगा नहीं। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी किस राज्य में स्थित था? उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी था। कहाँ था? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में से ये गुजरात में
स्थित था। तो ठीक है, तो इसे भी ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नालंदा तो आप बहुत बार पढ़े होंगे बिहार में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? नहीं जहाँ भी रहे उसे ज़रूर से ज़रूर गोला बना दें, ताकि आपका जो है आंसर में गलती नहीं हो। नहीं कौन सा नहीं प्राप्त हुआ है? तांबा प्राप्त हुआ है, स्वर्ण भी प्राप्त हुआ है, चांदी भी प्राप्त हुई है, जबकि लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका आंसर लोहा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इस सवाल को भी आप समझ पाएंगे और यहाँ से पूरा डिटेल आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा तांबा, कांस्य, सोना आदि का उपयोग मनके तथा मुहर निर्माण आदि में किया जाता था। इस सभ्यता से लौह धातु प्राप्त नहीं हुई है। और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, प्री एग्जाम ट्रेनिंग चैनल को, तो कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? उम्मीद है ये सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे पाएगा। ठीक है, मंडप, शिखर, विमान और गोपुरम में से चोल मंदिरों में उनकी प्रमुख विशेषता में विमान था। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है और ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा इसको। चोलकालीन मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया था, ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, नोट बनाइएगा। और विमान जो है चोलकालीन मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, इस अवधि के दौरान विशालकाय विमानों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, चोलकालीन मंदिरों में राजाओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। इनके पीछे मुख्य उद्देश्य राजा को देवता के रूप में प्रचालित करना था। चोल जो है नेवी को भी रखते थे, इसलिए ये जो है विमानों का निर्माण किया गया था। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी थे और अच्छी तरह हमने समझाया भी। उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। समझ आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।